नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। संदेह नहीं कि 2015 भारत के लिए वैश्विक कूटनीति का वर्ष था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी विदेश यात्राएं की, महाशक्तियों और अमीर देशों के साथ ऐसी आर्थिक कूटनीति की जिससे सभी तरफ उम्मीद बंधी कि विदेशी पूंजी निवेश उमड़ पड़ना है। देश की आर्थिकी को सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन रफ्तार देने के लिए नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर वैश्विक बिरादरी को हर तरह का भरोसा दिया। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन से लेकर रूस, चीन, यूरोपीय देशों सभी में यह भरोसा बनाया कि वे कामकाजी है। भारत बदल गया है। आर्थिक सुधारों और कारोबारियों के निवेश की पूरी गारंटी है। मतलब 2015 में जितनी कोशिश संभव थी प्रधानमंत्री ने वह की। इसलिए सवाल है कि 2015 की कूटनीति का कुल वैश्विक असर क्या है। क्या भारत विदेशी कंपनियों, निवेशकों का प्रिय देश बना है? क्या बड़ी कंपनियां मेक इन इंडिया के लिए तैयार है? विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति तभी कामयाब हो सकती है जब महाबली देशों के साथ सामरिक, भू राजनीतिक साझा बने। उस नाते अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या कि पश्चिमी दुनिया से 2015 में भारत की पटी। पश्चिमी देश आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति संजीदा हुए तो भारत की बात भी सुनी गई। यह सब हुआ और तभी सवाल है कि 2015 में वैश्विक जमात में भारत का महत्व कितना और कैसा बढ़ा। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार अतुल सिंह हैं। अतुल जी, 2015 में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विश्व राजनीति में कूटनीति की, उसको यदि हम चीन के प्रधानमंत्री के मुकाबले में तुलना करें तो भारत की स्थिति किस तरह की नजर आती है? भारत की स्थिति इस समय काफी ठीक ठाक है विश्व के आर्थिक स्थिति को देखते हुए। वो किस्मत की बात है। हुआ ये है कि तेल के दाम कम है, ठीक, बाकी जगह हालत खस्ता है, यूरोप, चीन, हर जगह नहीं तो हाँ, हमारे जो है हालात इसलिए ठीक है क्योंकि बाकी लोगों के बड़े खराब है। नहीं, लेकिन ये तो वैश्विक कारण है। जो तेल के दाम गिरे तो ये वैश्विक है, तो उस नाते भी भारत का आकर्षण 7.5% ग्रोथ है, तो क्यों है? हाँ। ये निवेशकों को लुभा रहा है या नहीं लुभा रहा है? ये लुभा जरूर रहा है। हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन ऐसा है, बातें ज्यादा हुई है, काम कम हुआ है जी। नहीं तो काम के नाते, काम का मतलब यह है ठोस काम की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने मित्रों से जब बात करता हूँ जो कि अमेरिकी हैं, जर्मन हैं, फ्रेंच हैं, अंग्रेज हैं, चीनी हैं, सब यही बोलते हैं, भाई तुम्हारे यहाँ ये जो टैक्स का जो सिस्टम है, जो वित्त प्रणाली है, जो आप लेते हैं कर, ये प्रणब मुखर्जी इन्होंने जो है कानून लाया जो कि पीछे अतीत में भी लागू है। भाई किसी सभ्य समाज में कानून भविष्य में लागू होता है, इससे लोग परेशान हैं। नहीं, लेकिन इसको लेकर वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब सीईओ को, निवेशकों को किया। अमेरिका में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। कोई किसी का विश्वास नहीं करता, हर आदमी देखता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कानून क्या है। हमारे यहाँ हम सोचते हैं हमने कह दिया, उस कहने का कोई मूल्य नहीं है जब तक आप कानून बदलेंगे नहीं और अपनी संसद में जाके ये नहीं बोलेंगे हम ये कानून बदलेंगे, तब तक कोई उसको जो है भाव नहीं देता। नहीं तो मतलब ये कि विश्वास का संकट अभी भी बना हुआ है। विश्वास तो है ही नहीं, क्योंकि आप चाहे जो कर लीजिए, साष्टांग कर लीजिए, आप जो है प्रण ले लीजिए, कानून ठीक करिए। हाँ। वहां कानून देखते हैं। दूसरी चीज, हर आदमी बोल रहा है कि भाई आपके यहाँ अभी भी भ्रष्टाचार है। तीसरी चीज, परमिट ऑथराइजेशन के लिए अभी मैं भागता रहता हूँ अधिकारियों के पीछे। चौथी चीज, लेबर लॉ आपके भैया ऐसे खूंखार है। पांचवी चीज, आपके लैंड लॉ बड़े मतलब गजब है। छठी चीज, फॉरेन ट्रेड भी कोई यहाँ से आसान तो है नहीं। अच्छा, सातवीं चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन भी आप छोटी सी चीज है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि छोटी सी चीज है कि MIT के लड़के जो कि भारतीय हैं वो अपनी चीजें चीन में बनवा रहे हैं यहाँ के बजाय। वहां हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। तो मान लीजिए आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया वॉलमार्ट से या किसी से, वॉलमार्ट से किया, किसी से किया, गोल्डमैन से किया, मतलब नहीं, मैंने कहा कि मैं आपको 5 कलम देने वाला हूं और मैं 25 तक दूंगा। वो बोलेंगे ठीक है,
लेकिन अगर 26 हो गई तो वो सारा सब फेल है, मामला सारा गड़बड़, सब गड़बड़ है। और अगर आप देंगे भी तो हम इतना रेट घटा लेंगे। तो होता ही है कि हिंदुस्तान में क्या है कि भैया लदेगा नहीं माल, बिजली चली गई, ट्रक जो है टूट गई। नहीं, लेकिन तो चीन में ये नहीं है। चीन में एक दफे आप बात करते हैं शी जिनपिंग से, उसने कहा कि ये होगा तो हो उस नाते आपके अनुसार जो कूटनीति हुई है विदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए, वो बिना आधार के हुई, उसके कारण अभी तक विश्वास नहीं बना, कुछ नहीं बना है। तो ये मतलब वो कहते हैं लेकिन एक बात नहीं, उस पे एक तर्क ये है कि भाई भारत का बाजार बड़ा है, संभावनाएं बड़ी है और विकास दर 7.5% है और प्रधानमंत्री संजीदा है, तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा। इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि देखिए हर आदमी भारत की हो और जो है लोलुप आंखों से देख रहा है। जैसे ब्रिटिश मतलब लालच है, सब आना चाहते हैं, लेकिन तो आपके अनुसार वहां जब ये जाके मिलते हैं सीईओ से, वो इस तरह की बातें नहीं बोलते हैं क्या? देखिए ऐसा है कि वो बोलते भी हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा बोलते भी नहीं है। अब ये सत्ताधारी हैं तो इनको कोई जो है वो नहीं देगा कि भाई ये बदलिए वो बदलिए, ठीक से दो टूक में नहीं देगा। तो उस अनुसार जितनी कूटनीति एक साल के अंदर हुई है, तमाम 2015 में हुई है, उसका कोई ठोस मतलब आगे 1-2 साल में नहीं, बुनियाद नहीं बनी क्या? बुनियाद नहीं बनी है और वही बोल रहे हैं वो, मेरे मित्र यही बोल रहे हैं। लेकिन वो कानून तो मतलब एक रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला मामला अभी भी गंभीर बना हुआ, लोगों बहुत अत्यंत गंभीर है। देखिए हमारा डेफिसिट बहुत बड़ा है, ठीक है, अभी तेल के दाम गिरे हैं तो उतना बड़ा नहीं है, इनकी लॉटरी लग गई है। दूसरा बैंकों का बुरा हाल है तो डेफिसिट और बढ़ जाएगा। आपको चाहिए निवेश। आपके अनुसार अब भारत की कोशिशों में, मतलब इसको, इस बात को आज से नहीं देखें, 20 सालों से देखें, 15-20 साल से नरसिम्हा राव के बाद से, चीन के बराबर हमारे यहाँ निवेशक बराबरी की बात ही मत करिए क्योंकि चीन हमसे 100 साल वो हो जाएगा। लेकिन वैसी वापस एक तरह से बाहर के निवेशक, जैसे चीन में एक वक्त दौड़े गए, अमेरिका ने भी निवेश किया, जापान भी गया, लेकिन वैसा माहौल बदलाव लाए। दंग जियाओपिंग ने क्या किया, एक चीज कही कि भैया हमें जो है सुधार लाने हैं, आर्थिक सुधार लाने हैं, हम घर में ये करें, वो ले आए, उसका भरोसा आए, उस भरोसे से लोग लेकिन विदेशी कंपनियां तो रिटर्न पे, मुनाफे पे और ये कि बाजार अगर मिल रहा उस पे आती है। लेकिन वो हमारे यहाँ है या नहीं? नहीं है, है भी और नहीं भी है। है क्योंकि यहाँ आबादी इतनी है यहाँ क्योंकि धन है क्योंकि यहाँ मौके बहुत हैं, लेकिन यहाँ कानूनी हालात बहुत खराब हैं, कोर्ट्स नहीं चलते हैं, टैक्स की मुश्किल है और कोई चीज बनाना यहाँ असंभव है। नहीं तो उस नाते भले मैं उस नाते प्रशासनिक सुधार और जब तक यहाँ हम अपनी प्रणाली और अपने संस्थानों के सुधार नहीं करेंगे, जब तक, मैं तो ये कहूंगा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इनको सुधारने होंगे। वो असली संकट इंस्टीट्यूशन वाला है और अपने टैक्सेशन वाली व्यवस्था का है, वो उसी का भाग है, इंस्टीट्यूशन का ही भाग है। इंस्टीट्यूशन सुधारिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, लोग अपने आप चले आएंगे। जू रोंगजी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, बिल्ड एंड दे विल कम, कि अगर आपने बना दिया, अगर आप ताजमहल बना देंगे तो लोग अपने आप चले आएंगे देखने के लिए। तो लेकिन बनाना हमें अपने यहाँ है, तो उस नाते और कोई नहीं आएगा बनाने। देखिए मौका इन्हीं के पास है। राजीव गांधी सरकार के बाद यही सरकार आई है जिसके पास लोकसभा में बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। अतुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।